शमसुद्दीन इल्तुतमिश पार्ट 2। बगदाद के खलीफा से स्वीकृति पत्र की प्राप्ति। अभी भी मुस्लिम जगत में खलीफा के पद का महत्व बना हुआ था। जो भी तुर्कों के उत्थान के कारण बगदाद में उसके राजनीतिक महत्व की समाप्ति हो गई थी। इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से खलीफा से अपने राज्य को वैधानिक रूप से स्वीकार करने की याचना की। यद्यपि इस स्वीकृति के पूर्व भी वह सुल्तान के सभी अधिकारों का उपयोग कर रहा था, किंतु ऐसा हो जाने से वैधानिक तथा नैतिक रूप से उसकी स्थिति और भी अधिक दृढ़ हो जाती। खलीफा अल इमाम मुस्तनसिर बिल्ला ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश की इस याचना को स्वीकार कर लिया। उसने सुल्तान के वैधानिक अस्तित्व को मान्यता प्रदान की और उसे नासिर अमीर उत्न मोमिन यानी कि मुसलमानों का प्रधान तथा खलीफा के सहायक की उपाधि से विभूषित किया। इस आशय के एक खिलअत अथवा प्रमाण पत्र खलीफा के द्वारा सुल्तान को भेजा गया। यद्यपि यह एकमात्र औपचारिकता थी, किंतु यह इल्तुतमिश की एक दीर्घकालीन अभिलाषा की पूर्ति थी। उसने यह अवसर बड़े उत्साह और मान मर्यादा से मनाया। इस प्रकार अब मुस्लिम संसार के धार्मिक तथा सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक नेता के द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की अनुमति मिल गई और अब उसके विरुद्ध विद्रोह करना वैधानिक और नैतिक अपराध माना जाने लगा। खलीफा द्वारा मान्यता एवं इसके परिणाम। खलीफा के द्वारा सुल्तान के पद का स्वीकार कर लिया जाना उनके दृष्टिकोणों इल्तुतमिश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। खलीफा द्वारा स्वीकृति मिल जाने के कारण अब धर्मभीरू और धर्मपरायण मुसलमानों ने सुल्तान की आज्ञाओं का उल्लंघन करना छोड़ दिया। इसके चलते इल्तुतमिश और उसके वंशजों का सल्तनत के ऊपर अब वैधानिक अधिकार हो गया। तुर्की के अमीरों के सम्मुख इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और खलीफा की स्वीकृति से उसे नैतिक एवं धार्मिक बल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से सुल्तान के विरोधियों ने अब उसके विरुद्ध विद्रोह करना बंद कर दिया, क्योंकि अब यह नैतिक और धार्मिक अपराध माना जाता था। अंत में कहा जा सकता है कि इसके चलते संपूर्ण इस्लामी संसार में सुल्तान की प्रतिष्ठा, वंश और सम्मान में काफ़ी वृद्धि हुई। अब वह स्वतंत्र शासक था। यही कारण है कि अनेक इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश की हत्या का षड्यंत्र। इल्तुतमिश एक कट्टर सुन्नी शासक था और सुन्नियों का सदा पक्षपात करता था। यह बात शिया धर्मावलंबियों को पसंद नहीं थी। वे इल्तुतमिश से चिढ़ गए थे। अतः शिया लोगों ने और विशेष रूप से इस्माइलिया मतावलंबियों ने सुल्तान की हत्या की एक गुप्त योजना बनाई। 1235 ईस्वी में एक दिन जब सुल्तान मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उस पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया गया। इल्तुतमिश बाल बच गया। बाद में उसने विद्रोहियों को पकड़वा कर उनकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश की मृत्यु। इल्तुतमिश का जीवन निरंतर युद्धों में ही व्यतीत हुआ। परिणाम स्वरूप सुल्तान का शरीर धीरे धीरे जीर्ण होता गया और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। जब वह बनियान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तभी वह मार्ग में रोगग्रस्त हो गया और उसे दिल्ली लौट जाना पड़ा। लाख उपचारों के बावजूद सुल्तान की हालत में सुधार नहीं हो पाया और अंत में अप्रैल 1236 ईस्वी में दिल्ली के राजप्रसाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हेडिंग, इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने आंशिक रूप से ही दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। कुतुबुद्दीन अथवा आराम शाह ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, अतः इसमें अनेक बुराइयां आ गई थी। शासन का स्वरूप प्रधान सैनिक था, अतः भारतीयों के बीच इसकी लोकप्रियता संदिग्ध थी। अभी भी परंपरागत हिंदू व्यवस्था किसी न किसी रूप में बनी हुई थी। इसे इस्लामिक स्वरूप प्रदान करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त अभी तक शासन संबंधी सुधार तथा मुद्रा सुधार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। प्रशासनिक संस्थानों का भी विकास नहीं हो पाया था और प्रशासकों में लोक कल्याण की भावना की नितांत कमी थी। सुल्तान ने इस ओर भी ध्यान दिया। वस्तुतः इल्तुतमिश केवल एक विजेता ही नहीं, वरन एक योग्य शासक भी था।
उसने अपने विजित साम्राज्य को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अनेक कार्य किए और शासन व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। 40 गुलामों के दल चरगान का संगठन। सर्वप्रथम उसने विरोधी अमीरों की शक्ति को नष्ट कर 40 गुलामों के दल यानी कि चरगान का संगठन किया, जो प्रत्येक कार्य में सुल्तान के सहायक होते थे। ये वास्तव में शक्तिशाली अमीर थे, जो सुल्तान के प्रति निष्ठावान और उसका विश्वास पात्र थे। ये अत्यंत योग्य थे, अतः सुल्तान ने इन्हें न सिर्फ अपना प्रमुख सलाहकार बनाया, बल्कि सेना और प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर भी इन्हें प्रतिष्ठित किया। अतः यह स्वामी भक्त के द्वारा हमेशा सुल्तान को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। इल्तुतमिश की सफलता में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय शासन की व्यवस्था। न्याय शासन व्यवस्था के क्षेत्र में इल्तुतमिश की देन महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह एक न्यायप्रिय शासक था। जनता को समुचित न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए उसे राजधानी के अतिरिक्त सुल्तान के सभी बड़े शहरों में काजी और अमीर दाद नियुक्त किए। इनके फैसले के विरुद्ध लोग प्रधान काजी की अदालत में अपने मुकदमे पेश करते थे। अंतिम फैसला स्वयं सुल्तान करता था। इस प्रकार की न्याय शासन में सुल्तान की सर्वोच्चता थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा में सुधार। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इसके सिक्कों को टंक कहा जाता था। इसका वजन 175 ग्राम होता था, ग्रेन होता था। टंक चांदी और सोना दोनों के ही होते थे। इल्तुतमिश के मुद्रा सुधार से कुछ खास लाभ सिद्ध हुए। सर्वप्रथम, जनसाधारण को सुल्तान के स्थायित्व में अधिक विश्वास हो गया, और दूसरा, चूंकि टंक पर खलीफा का नाम भी अंकित रहता था, अतः मुसलमानों की निष्ठा सुल्तान में अपेक्षाकृत अधिक हो गई। वैसे पहली बार मध्यकाल में अरबी सिक्का का प्रयोग कर सुल्तान ने एक ऐतिहासिक कार्य भी संपन्न किया। इल्तुतमिश के राज्य की शक्ति का आधार सेना और प्रशासन था। प्रशासन दो वर्ग के थे, तुर्क दास अधिकारी और ताजिकी अर्थात कुलीन वंशों के गैर तुर्क विदेशी मुसलमान। जहाँ तक इल्तुतमिश जीवित रहा, उसने इन दोनों पर आवश्यक नियंत्रण रखा, किंतु उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में दोनों वर्गों के बीच वैमनस्य काफी बढ़ गया। इन विरोधी तत्वों को एक प्रशासनिक प्रणाली में संगठित करके इल्तुतमिश ने अपनी महान राजनीतिक प्रतिभा और चातुर्य का परिचय दिया। गोर और गजनी से पूर्ण संबंध विच्छेदित करके उसने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्ण रूपेण भारतीय था। खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने के बाद दिल्ली सल्तनत वैधानिक आधार भी मिल गया। अगला पॉइंट, इक्ता प्रणाली की स्थापना। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था में इक्ता प्रणाली बड़े ही महत्व की थी। इक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है भूभाग, परंतु व्यवहारिक रूप से वह भूमि अथवा राजस्व या जो किसी व्यक्ति को शासक द्वारा प्रदान किया जाता था। राज्य के प्रति सेवा के पुरस्कार स्वरूप इक्ता का अस्तित्व इस्लाम के प्रारंभिक काल से ही किया गया था। दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम भारतीय सामंतवादी का नाश करने तथा साम्राज्य के सुदूरस्थ प्रदेशों को केंद्र के साथ जोड़ने के उद्देश्य से इक्ता प्रणाली का सहारा लिया। इससे यातायात और परिवहन संबंधी कठिनाइयां सुलझ गई। नवीन अधिकृत प्रदेशों में भूमि कर वसूल करने की व्यवस्था की गई और साम्राज्य के समस्त प्रदेशों में शांति और व्यवस्था करना संभव हो सका। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानीय समस्याओं तथा समकालीन मांगों की भी पूर्ति इसके द्वारा की गई। इक्ताओं के अनुदान दो प्रकार के होते थे, छोटे तथा बड़े। छोटे इक्तादारों को सैनिक सेवाओं के बदले भूमि के कुछ भाग का केवल कर वसूलने का अधिकार होता था, परंतु बड़ी इक्ताओं अथवा प्रांतों के स्वामियों को प्रशासनिक दायित्व भी निभाना पड़ता था। ऐसे इक्तादार अपने प्रांत में शांति सुव्यवस्था स्थापित रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सरकार को अपनी सेना से मदद पहुंचाते थे। परंतु इस प्रणाली में स्वयं ऐसे तत्व थे जिनसे सामंती व्यवस्थाएं विकसित हो सकती थी। इल्तुतमिश ने इसे यथासंभव रोक कर रखा। इक्तेदारों की तबादला कर उसने इक्ता प्रणाली की नौकरशाही विशेषता पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सैन्य संगठन। सैन्य संगठन की दिशा में इल्तुतमिश की उपलब्धियां की जानकारी हमें प्राप्त साधनों से नहीं मिलती। फिर भी यह कहा जा सकता है कि
उसने ही सर्वप्रथम शाही सेना का संगठन किया। ऐसे सैनिकों की भर्ती, वेतन, भुगतान तथा प्रशासन केंद्रीय सरकार करती थी। इल्तुतमिश ने अपने संपूर्ण शासनकाल में साम्राज्य में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखा। इस उद्देश्य से अनेक नई सैनिक छावनियां स्थापित की गई तथा उन केंद्रों में जहां अशांति और विद्रोह का भय रहता था, अनेक तुर्क सैनिक बस्तियां स्थापित कर दी गई। उसने संभवतः शाही दरबार तथा शासन प्रबंध संबंधी नियम भी बनाए। उच्च सेवाओं के लिए भी आवश्यक ही उसके द्वारा नियम बनाए गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा, साहित्य तथा विभिन्न कलाओं का संरक्षण। यद्यपि इल्तुतमिश का जीवन अधिकतर युद्धों में ही व्यतीत हुआ, फिर भी शिक्षा, साहित्य और विभिन्न कलाओं में उसने अपनी गहरी अभिरुचि का प्रदर्शन किया। सुल्तान स्वयं प्रकांड विद्वान नहीं था, पर वह विद्वानों के गुणों की सराहना करता था और उनके राजाश्रय प्रदान करता था उन्हें। उसके शासनकाल से मध्य एशिया में अशांत वातावरण से क्षुब्ध होकर अनेक लेखक तथा विद्वान भागकर दिल्ली के दरबार में आ गए थे। सुल्तान ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। इस प्रकार उसके शासनकाल में दिल्ली का दरबार इस्लामी शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र हो गया था। इल्तुतमिश विभिन्न कलाओं में और विशेष रूप से स्थापत्य कला में गहरी अभिरुचि रखता था। यद्यपि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, किंतु इसका समापन इल्तुतमिश के काल में हुआ। इसके अलावा सुल्तान ने अनेक मीनारों, मस्जिदों, मदरसे, खानकाह तथा तालाब भी बनवाए। दिल्ली का वास्तविक निर्माता वही था। उसने उसे वह सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया जिससे दिल्ली उस युग में इस्लामी सभ्यता संस्कृति का एक महान केंद्र बन गया। मिन्हाज ने लिखा है, उसने दिल्ली में संसार के विभिन्न प्रदेशों से लोग एकत्रित किए। यह नगर इस पवित्र शासक द्वारा प्रदत्त बहुसंख्यक अनुदानों और असीम कृपाओं से संसार के विभिन्न भागों के ज्ञानियों, चरित्रवानों और विशेषज्ञों के लिए शरण का स्थान बन गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली सल्तनत के साहित्य में दिल्ली को केवल उसके नाम से ही स्मरण नहीं किया जाता था, बल्कि या तो उसका हजराते दिल्ली यानी कि प्रतिभाशाली दिल्ली या नगर नाम ही उल्लेख होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश की धार्मिक नीति। इल्तुतमिश कट्टर सुन्नी था और उसने अपने युग के अन्य मुस्लिम शासकों की तरह अनुदार एवं संकीर्ण धार्मिक नीति का अनुसरण किया। वह नियम पूर्वक प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ता था तथा धार्मिक कृत किया करता था। एक कट्टर सुन्नी होने के नाते शिया संप्रदाय के प्रति भी वह अत्यंत अनुदार बना रहा। उसकी इस नीति से चिढ़कर ही एक बार शियाओं ने उसकी हत्या का भी प्रयास किया। हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। उसने हिंदुओं के अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया था। उसके ऊपर मुल्ला, मौलवी तथा उलेमा वर्ग के लोगों का गहरा प्रभाव था। उसकी अनुदार धार्मिक नीति के परिणाम अच्छे नहीं हुए। शियाओं के विद्रोह की चर्चा पहले की जा चुकी है। उसकी नीति से असंतुष्ट होकर हिंदुओं ने भी अनेक बार विद्रोह किए। इससे भी बुरी बात तो यह हुई कि शासन और राजनीति में उलेमा वर्ग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके दुष्परिणाम बाद में सल्तनत के लिए विध्वंसकारी साबित हुए। नेक्स्ट हेडिंग, इल्तुतमिश का व्यक्तित्व एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन। पहला पॉइंट, एक व्यक्ति के रूप में। पूर्व मध्यकाल के प्रारंभिक शासकों में निसंदेह इल्तुतमिश का स्थान चोटी का है। इल्तुतमिश का व्यक्तित्व और उसका चरित्र प्रशंसनीय था। वह स्वस्थ, सुडौल और सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी था। उसका व्यक्तित्व सुंदर एवं आकर्षित था। संयम, साहस, दूरदर्शिता, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता एवं अपनी योग्यता के बल पर वह दास की स्थिति से उठकर भारत का सुल्तान बन बैठा। उसने देश को एक राजधानी, स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय शासन और शासन वर्ग प्रदान किया। गोरियों द्वारा अधिकृत दुर्बल भारतीय प्रदेशों को एक सुसंगठित राज्य में परिवर्तित करने का श्रेय उसे प्राप्त है। उसने अपने इन्हीं गुणों के बल पर भारत पर लगभग 25 वर्षों तक निष्कंटक राज्य किया। यह मध्यकाल के लिए स्वयं एक मिसाल था। नेक्स्ट पॉइंट, महान सैनिक एवं विजेता। इल्तुतमिश एक महान सैनिक एवं विजेता था। उसमें उच्च कोटि का सैनिक प्रतिभा थी। उसके शौर्य, साहस, वीरता और सैनिक गुणों के कारण सेना उसके प्रति पूर्ण स्वामी भक्ति बनी रही और उस पर पूर्ण नियंत्रण रहा।
उसके राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत पश्चिम में एल्दौज, कुबाचा, मंगोल तथा ख्वारिज्म के शाह, पूर्व में अली मर्दन खां तथा उसके उत्तराधिकारी का शिकार बना रहा था। किंतु इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को और सारे शत्रुओं को अपनी सैनिक योग्यता के बल पर परास्त करके नवजात मुस्लिम साम्राज्य की सुरक्षा की। उसने अमीरों के विद्रोह से होने वाले विनाश और विघटन से भी साम्राज्य को सुरक्षित रखा। अधिकांश जीवन युद्धों एवं विजय योजनाओं में ही व्यतीत हुआ। केवल एक दो अवसरों को छोड़कर उसे युद्धों में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसने राजपूत विद्रोही नेताओं को भी परास्त करके कालिंजर, रणथंभौर, अवध आदि प्रदेशों को जीतकर साम्राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। उसने अपने युद्धों और विजय अभियानों के द्वारा न सिर्फ सल्तनत की जड़ को मजबूत किया, अपितु सल्तनत के विकास और प्रगति के मार्ग को भी प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एक सफल कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश केवल एक वीर विजेता ही नहीं था, वरन एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था। प्रारंभ से ही उसने अपनी राजनीतिक एवं सफल कूटनीति का परिचय दिया। गद्दी पर आने के बाद उसने अपने आप को अनेक कठिनाइयों से घिरा पाया। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए उसने अपनी दूरदृष्टिता और कूटनीति का सहारा लिया। अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन एल्दौज से संघर्ष कर पराजित होने की अपेक्षा सुल्तान ने उसके द्वारा भेजे गए राज्य चिन्ह स्वीकार कर उसकी अधीनता मान ली। जब बाद में उसकी स्थिति मजबूत हो गई तो उसने एल्दौज को परास्त कर सदा के लिए उसे रास्ते से साफ कर दिया। इसी प्रकार मंगोल आक्रमण के समय उसने अपने दूसरे प्रबल प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ संधि कर ली थी, किंतु जैसे ही मंगोलों का खतरा टला उसने कुबाचा की शक्ति को पूरी तरह से दमन कर दिया। उसने ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन की सहायता न करके भारत को मंगोल नेता चंगेज खां के विध्वंसकारी आक्रमण से बचाकर अपनी कुशल नीति का सफल परिचय दिया। उसने तुर्की गुलामों को संगठित करके उन्हें शक्तिशाली बनाया और तुर्की साम्राज्य की रक्षा का भार उनके कंधों पर डाला। अपनी सल्तनत के लिए खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करना और इस प्रकार उसे सबल बनाना भी उसकी सफल कूटनीति का परिचायक कहा जा सकता है। वस्तुतः वीरता के साथ ही साथ सुल्तान में कुशलता, दृढ़ता, कूटनीति और दूरदर्शिता के महान गुणों की भी भरमार थी। नेक्स्ट पॉइंट, एक सफल एवं योग्य शासक। एक शासक के रूप में इल्तुतमिश की सफलता संदेह के परे समझी जाती है। यद्यपि उसका अधिकांश समय युद्धों में ही व्यस्त हुआ, फिर भी सुल्तान ने शासन की ओर समुचित ध्यान दिया तथा अनेक उल्लेखनीय प्रशासनिक सुधार भी किए। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत में एक संगठित शासन की स्थापना की। सच पूछा जाए तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक विशृंखलित राज्य छोड़ रखा था, जिसको सुव्यवस्थित करने का भार इल्तुतमिश के कंधों पर ही पड़ा था। उस भार को उसने अत्यंत योग्यतापूर्वक वहन किया तथा दिल्ली में निरंकुश सैनिक राजतंत्र की नींव डाली। अपनी सैनिक योग्यता के बल पर उसने संपूर्ण राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अपनी सिक्के इस देश में जारी किए। उसके चांदी के टंक का वजन 175 ग्रेन था और उस पर अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण था। अहंकारी और उच्छृंखल तुर्क सामंतों पर उसने अपना पूरा नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें साम्राज्य का सबल स्तंभ बनाया। इसी उद्देश्य से इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के गुट चरगान का भी संगठन किया था। उसने योग्य व्यक्तियों को शासन एवं सेना के विभिन्न पदों पर प्रतिष्ठित किया। अनेक गुणों के साथ साथ इल्तुतमिश में एक निष्पक्ष न्यायकर्ता के गुण भी मौजूद थे। इब्न बतूता के वर्णन से पता चलता है कि उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई थी, जिसके गले में न्याय की घंटी लटकी हुई थी। इस घंटी को बजाकर लोग सुल्तान से न्याय की फरियाद करते थे। इल्तुतमिश की दानशीलता और उदारता भी प्रशंसनीय थी। तबकात-ए-नासिर के लेखक मिन्हाज उस सिराज ने इल्तुतमिश की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु तथा महात्माओं एवं विद्वानों का आदर करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। इल्तुतमिश ने अपने इन प्रशासकीय कार्यों से राज्यों में शांति और व्यवस्था की स्थापना ही नहीं की, वरन भारत में पहली बार इस्लामी निरंकुश
सैनिक राजतंत्र की स्थापना भी की। इसके द्वारा निर्मित ढांचे पर ही भविष्य में सुल्तानों ने भारत तुर्क अफगान प्रशासन के महल का निर्माण किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर तुर्क राज्य का नैतिक बल भी बढ़ाया। इसके अतिरिक्त उसने अपनी संतान को उत्तराधिकारी भी निश्चित कर दिया था। इस प्रकार इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार के महान प्रश्न को भी हल कर दिया और उसके द्वारा अपने वंश के राज्य की रक्षा का साधन भी प्रस्तुत कर दिया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल ने लिखा है, उसने अपनी विजयों को नैतिक बल प्रदान किया था। इतिहासकार बुल्जे हेग का मत है कि वह असाधारण रूप से योग्य शासक था। बर्नी के मत में इल्तुतमिश की मृत्यु के बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जनसाधारण को उसके समृद्धशाली और गौरवपूर्ण शासन का स्मरण होता रहा। साहित्य और कला का संरक्षण, ये नेक्स्ट पॉइंट है। इल्तुतमिश को कला तथा साहित्य से भी गहरा लगाव था। विद्वानों का संसर्ग उसे प्रिय था और वह उन्हें प्रश्रय देता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मध्य एशिया में मंगोलों के अत्याचारों और दुर्व्यवहारों से पीड़ित होकर इस क्षेत्र के अनेक लेखक, साहित्यकार, कवि, विद्वान आदि भागकर भारत चले आए और सुल्तान ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। इल्तुतमिश के दरबार की शोभा इन विद्वानों के चलते काफी बढ़ गई। उसने मिन्हाज, रूहानी, फख्र उल मुल्क उसामी जैसे विद्वानों को प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया। साहित्य की तरह इल्तुतमिश कला का भी महान प्रेमी था। स्थापत्य कला में उसे विशेष अभिरुचि थी। उसने कुतुबुद्दीन द्वारा आरंभ की गई कुतुब मीनार को पूरा कराया। कुतुब मीनार की कलात्मकता प्रशंसनीय है। आज भी भारत के अन्य प्रसिद्ध भवनों में इसकी गणना की जाती है। इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई अजमेर की मस्जिद भी उसकी कला प्रियता का ज्वलंत उदाहरण है। इनके अतिरिक्त भी उसने कुछ अन्य मस्जिदों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश की धार्मिक नीति। इस काल के अन्य मुस्लिम शासकों के समान इल्तुतमिश भी इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। इस्लाम के नियमों का वह पूर्ण रूप से पालन किया करता था। वह प्रतिदिन विधिवत 5 बार नमाज पढ़ता था और अन्य धार्मिक कार्यों को संपादित करता था। तत्कालीन लेखकों ने उसकी धार्मिकता, धर्मनिष्ठा और धर्म की सेवा की भूरी प्रशंसा की है। वह उलेमा, काजियों और संत फकीरों का आदर किया करता था। दरबार में धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन कर उसने उलमा वर्ग को संतुष्ट रखा, किंतु अपनी नीति निर्धारण में उसने उनकी अवहेलना भी की। रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते समय उसने उलेमा वर्ग की अपेक्षा की। फिर भी हिंदुओं के प्रति सामान्य रूप से वह अनुदार रहा। उसने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयास किया तथा अनेक मंदिरों मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया। इतना ही नहीं, उसने शिया संप्रदाय तथा दूसरे इस्लामी संप्रदाय के प्रति भी असहिष्णुता और अनुदारता का परिचय दिया। उसकी इस धार्मिक कट्टरता और अत्याचारों के कारण शियाओं ने उसके शासनकाल में न सिर्फ विद्रोह किया बल्कि उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। किंतु धर्मांधता के उस युग में इल्तुतमिश की धार्मिक कट्टरता के लिए उसकी कड़ी आलोचना नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थितियां भी धार्मिक उदारता के लिए अनुकूल नहीं थीं। हिंदुओं पर कठोर नियंत्रण रखना अनिवार्य ही था, अन्यथा वे शिशु मुस्लिम साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकते थे। इस प्रकार इल्तुतमिश ने धर्म और राजनीति के कुशल सम्मिश्रण से अपनी व्यक्तिगत स्थिति को भी मजबूत बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन। इल्तुतमिश के चरित्र और उपलब्धियों के मूल्यांकन का अवलोकन करने के पश्चात सहज ही हम इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि मध्यकालीन मुस्लिम शासकों में उसका स्थान काफी ऊंचा है। यद्यपि दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, किंतु इस वंश की वास्तविक नींव डालने वाला इल्तुतमिश ही था। उसने अपने युद्धों और विजय अभियानों के द्वारा न सिर्फ राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना की, बल्कि साम्राज्य की सीमा का भी विस्तार किया। दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्राप्त करने में उसका योगदान सराहनीय है। वह एक सफल विजेता ही नहीं बल्कि उच्च कोटि का शासक भी था। उसने अपने प्रशासनिक सुधारों तथा संगठन कार्यों के द्वारा राज्य में एकता की स्थापना की, मुस्लिम शासक की रूपरेखा का निर्माण किया और इस देश में इस्लामी सत्ता को प्रतिष्ठित करने का पहला प्रयास किया।
डॉक्टर आशीर्वादी लाल के शब्दों में उसने सैनिक शासन की स्थापना की, जिससे खिलजी शासकों के शासनकाल में पूर्णतः स्वेच्छाकारी शासन का रूप धारण कर लिया था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल ने इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते समय स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके 3 मुख्य कार्य थे। पहला, नवस्थापित तुर्की राज्य को नष्ट होने से बचाना। दूसरा, उसे वैधानिक स्थिति प्रदान करना। और तीसरा, दिल्ली की गद्दी पर अपने पुत्रों का उत्तराधिकारी निश्चित करके अपने वंश का स्थायित्व नींव डालना। उसने जनसाधारण के मन में अपने वंश के लिए गहरा सम्मान और सहानुभूति की भावना उत्पन्न कर दी, जैसा कि बाबर ने मुगल वंश के लिए बाद में किया। जैसा कि हमने देखा है, इल्तुतमिश कला, साहित्य आदि में भी गहरी आस्था रखता था और उनके विकास के लिए भी उसने सफल प्रयास किए। यद्यपि उसकी धार्मिक नीति अनुदार थी, किंतु इसके लिए उसकी कड़ी आलोचना नहीं की जा सकती है। सामान्य तौर पर इल्तुतमिश को महान की संज्ञा से विभूषित नहीं किया जा सकता है, किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह एक सफल शासक था। पूर्व मध्यकालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश का स्थान चोटी का है। नेक्स्ट हेडिंग, भारत में इल्तुतमिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। यह प्रश्न विवादास्पद है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। मुसलमानों का इस देश पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ। यह मुसलमान अरब के थे, किंतु अरबों द्वारा विजित सिंध का प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। अरबों के उपरांत गजनी के शासक महमूद गजनवी ने इस देश पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु उसका मुख्य लक्ष्य भारत की अपार संपत्ति को लूटना था, न कि यहाँ एक स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना। वह प्रधानतः एक लुटेरा था, अतः उसकी विजयों का कोई स्थायी राजनीतिक परिणाम नहीं हुआ। महमूद गजनवी के बाद भारत में मुस्लिम राज्य और सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में महत्वपूर्ण चढ़ाई की। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने भारत के तत्कालीन शक्तिशाली सम्राट पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली में मुस्लिम राज्य की नींव डाली, किंतु वह स्वयं भारत में नहीं रहना चाहता था, अतः उसने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज्य प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी तक मुहम्मद गोरी की मृत्यु तक यानी कि भारत में मुहम्मद गोरी के प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन किया। मुहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक गोरी के भारतीय साम्राज्य का स्वतंत्र स्वामी बन बैठा। उसने 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इस अवधि में उसने उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों को जीता और पहली बार दिल्ली में वास्तविक रूप से मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को भी भारत के मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं स्वीकार किया जा सकता है। उसका अधिकांशतः समय विद्रोहों के दमन और षड्यंत्रों को कुचलने में ही व्यतीत हुआ। फिर भी उसे पूरी सफलता नहीं मिली। उसके शासनकाल में और उसकी मृत्यु के बाद भारत के राजपूत शासकों ने ताजुद्दीन एल्दौज तथा कुबाचा ने दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह तथा अभियान किए। बंगाल और बिहार के खिलजी शासकों की शक्ति बढ़ती रही। देश में अशांति और अव्यवस्था बनी रही। कुतुबुद्दीन ने कुशल शासक के गुणों का सर्वथा अभाव था। यद्यपि उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, किंतु प्रशासकीय सुधारों के द्वारा उसने नवीन राज्य को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसके समय में ही भारत में उसका राज्य विशृंखलित होना आरंभ हो गया था। इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ने संभवतः अपनी कमजोरियों को देखते हुए सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। उसने अपने नाम से न तो खुतबा पढ़वाया और न ही सिक्कों पर अपने नाम अंकित करवाया। इन्हें सुल्तान की स्वतंत्रता का चिन्ह माना जाता है। अतः ऐबक की स्वतंत्र सत्ता के अस्तित्व में संदेह होना स्वाभाविक है। अधिकांश विद्वान उसको दास ही मानते हैं। इस्लाम के खलीफा के द्वारा भी सुल्तान को स्वतंत्र शासक का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला था। इसके आधार पर यह कहना कठिन हो जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुस्लिम साम्राज्य का अथवा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ही भारत का नवजात मुस्लिम साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा था। उसका उत्तराधिकारी आराम शाह उन कठिन परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ था। उसमें वीरता, रणकुशलता और प्रतिभा की कमी थी, और न वह एक योग्य सेनापति था और न ही एक शासक।
अतः उसके शासनकाल में सल्तनत की सीमा कम हो गई थी और राज्य में सर्वत्र अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई। सभी कुतुबी और मुइज्जी सामंतों तथा इस्लाम के खलीफा ने उसे सुल्तान स्वीकार नहीं किया। अतः मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहलाने का उसे कोई भी हक नहीं है। इन्हीं विषम परिस्थितियों में अयोग्य एवं निकम्मे आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। उसने अपने विरोधियों का दमन किया और एल्दौज तथा कुबाचा को अपने रास्ते से हटाकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाया। उसने भारत के शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी तुर्क सामंतों का दमन किया तथा बंगाल एवं बिहार के खिलजी शासक को परास्त कर इस क्षेत्र को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। प्रतापी मंगोल नेता चंगेज खां के आक्रमण को अपने दूरदृष्टिता एवं कूटनीति के द्वारा रोका और इस प्रकार चंगेज खां और नृशंस आक्रमण से नवजात मुस्लिम साम्राज्य की रक्षा की। इसके अतिरिक्त उसने राजस्थान और दोआब के हिंदू तथा राजपूत शासकों को परास्त कर उन्हें सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने न सिर्फ मुस्लिम साम्राज्य में शांति सुव्यवस्था की स्थापना की बल्कि कुछ सीमा तक साम्राज्य का विस्तार भी किया। इल्तुतमिश एक विजेता ही नहीं अपितु एक सफल शासक भी था। उसने प्रशासकीय सुधारों के द्वारा प्रशासन को मजबूत बनाने और साम्राज्य में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास भी किया। उसने सर्वप्रथम भारत में एक निरंकुश सैनिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसके आधार पर भविष्य में भारत में शक्तिशाली मुस्लिम राजवंशों की स्थापना संभव हो पाई। उसके द्वारा भारतीय शासन प्रणाली को अरबी स्वरूप प्रदान करने का पहला प्रयास किया गया था। मुद्रा प्रणाली एवं न्याय शासन व्यवस्था में भी उसने वांछनीय सुधार लाए थे। इल्तुतमिश ने अपनी दृढ़ता, कूटनीति और दूरदर्शिता से भारत में मुस्लिम साम्राज्य को गजनी से पृथक करके उसके स्वतंत्र और स्थायी अस्तित्व को प्रतिष्ठित किया था। और जब इस्लाम के खलीफा ने उसे स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया तो इसके बाद नैतिक तथा वैधानिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत और शक्तिशाली हो गई और उसे मुस्लिम जगत में मान्यता, प्रतिष्ठा एवं गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा अपने व्यक्तिगत और चारित्रिक गुणों के द्वारा इल्तुतमिश ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को काफ़ी बढ़ाया। जिस समय इल्तुतमिश सुल्तान बना था, दिल्ली सल्तनत टूट रही थी और वह चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था, किंतु इल्तुतमिश ने अपने 26 वर्ष के अथक प्रयास के द्वारा अपने अधिकारियों के लिए एक विशाल, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ राज्य छोड़ा, जिसका उपभोग उसके उत्तराधिकारियों ने किया। इस प्रकार यदि देखा जाए तो इल्तुतमिश ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाने का अधिकारी रखता है। उसे ही भारत के नव स्थापित मुस्लिम राज्य को भंग करने से बचाने तथा कुतुबुद्दीन के द्वारा जीते गए प्रदेशों को एक शक्तिशाली एवं ठोस राज्य के रूप में संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। वास्तव में उसने ऐबक के अधूरे कार्यों को पूरा किया और भारत में शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि इल्तुतमिश ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य तथा दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो इस प्रकार भारत में इल्तुतमिश से संबंधित संपूर्ण जानकारी पूर्ण हुई। जय हिंद।